युगल एक कप बोल रही हूँ, एक ग्लास और पानी भिजवा देना। अरे यार चैप्टर का नाम गलत लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम गलत है, अभी सही कर देते हैं, ठीक है। पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर लेते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज है बेटा 26 जून, 26th ऑफ जून, 26th ऑफ जून 2025। कैसे हैं आप लोग? आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरुआत करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है, बहुत ठीक। मैं क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे वो एक मेरी मम्मी ने ना मेरे अभी फिलहाल मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में रह रहे थे कुछ टाइम से। आप लोगों को तो पता होगा कि मैं अकेले ही रहती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, कुछ टाइम से साथ में ही रह रहे थे। तो खैर कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने तुम्हें, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक बाम दिया था यहाँ पे लगाने के लिए। फिलहाल मैं वही लगा के आई हूँ। बाम लगाने से ना बिल्कुल जलता है। कभी विक्स लगाई होगी चेस्ट पे तो कैसे जलता है ना, उस टाइप से वो बाम है जो बहुत जलता है। बट वो जलने में जो मजा है ना बेटा, उससे ज्यादा मजा दूसरों को जलाने में है ना। मजाक कर रही हूँ यार, ठीक है ना। मजाक में मैं कई बार सच बातें बोल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ है, उससे थोड़ा सा अभी रिलीफ है, तो मैं क्लासेस के पहले वो लगा लेती हूँ। पूरी क्लास में मैं कल ऐसे कर रही थी, कल जब मैं अर्जुना की क्लास ले रही थी तो भी मैं ऐसे कर रही थी। बट इट्स ओके, आई थिंक विद टाइम ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तो बेटा डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आवाज मेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, आप पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लास अच्छी होती है, तो वैसे ही फील गुड हो जाता है। तो क्लास अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है ना। तो इसी बात के साथ में शुरू करते हैं। आज हम आज का चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि मैम आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सपोलो? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड ये जो चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में इससे पहले बेटा आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करेंगे या स्ट्रक्चर्स करेंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि हम इस टॉपिक को बेटा छू पाएंगे, बट अगर हम इस टॉपिक तक पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो अगली क्लास में करेंगे। ऐसा कुछ रश वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम अगले क्लास में बेटा उसको कवर करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज कोई समाप्ति एक्सप्रेस भी नहीं है। आज मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहला जो चैप्टर पढ़ाया जाता था, दैट चैप्टर वाज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर चैप्टर पढ़ाया जाता है ब्रीदिंग, फिर बॉडी फ्लूइड्स, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, फिर बेटा लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल। इस तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर होते थे। फिर डाइजेशन जैसा बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होता था, वैसे वो डाइजेशन वाला चैप्टर पता नहीं न जाने क्यों हटा दिया गया, आपको पता ही है ऑलरेडी। और बेटा सिग्निफिकेंस भी होता है कि हम मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले डाइजेशन ही क्यों पढ़ते हैं, फिर रेस्पिरेशन क्यों पढ़ते हैं, फिर सर्कुलेशन क्यों पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है क्या इसलिए पढ़ते हैं, या इसका सच में कोई तात्पर्य है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी चीज मैंने कल आप लोगों को बोला था, ऑर्गन सिस्टम वाला पार्ट रह गया है ना, जो ऑर्गन सिस्टम वाला एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी की, बट मैं चाहती हूं वो रीड कराऊं। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमारे जूलॉजी में किसी चैप्टर में अगर यूनिट के आगे कोई चीज दी हुई है, जहां से इस बार ही क्वेश्चन आया था, आई थिंक बॉटनी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट जहां साइंटिस्ट के नाम दिए होते हैं, मैं वो भी आप लोगों के लिए जैसे ही समय मिलेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए बेटा प्रोवाइड कर दूंगी। किसी भी यूनिट में अगर वो दिया हुआ है तो दैट आई विल प्रोवाइड फॉर यू, ठीक है ना। ह्यूमन फिजियो में भी दिया हुआ है, तो व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल शूट दैट फॉर यू एंड आई विल पुट इट इन द बैच। उसी में मैं ऑर्गन सिस्टम वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दूंगी। ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। अब डाइजेशन वाला चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया जाता है, फिर रेस्पिरेशन क्यों पढ़ाया जाता है, फिर बॉडी फ्लूइड्स क्यों होता है, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस, और वो सिग्निफिकेंस क्या होगा ना, मैं अभी आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते समझाऊंगी। मुझे आप लोगों का बहुत सारा प्रेम ऑलरेडी मिलता है, तो प्रेम मुझे तो बेटा
चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप लोगों की अटेंशन चाहिए। आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ में बेटा, फुल जोश फुल एनर्जी के साथ में। आपकी तीसरी क्लास होती है जूलॉजी की, बट बेटा जोश पूरा होना चाहिए। हम बहुत ही मजेदार कंसेप्चुअल तरीके से जैसे पढ़ते हुए आए हैं, अपनी बॉडी के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। एक एक चीज क्लास में याद भी होनी चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए, समझते भी जाएं, लर्न भी होते जाएं, करते जाएं। तो बिल्कुल आपका मुझे 100% बेटा अटेंशन चाहिए क्लास में, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए बेटा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये है चैप्टर का नाम। एक शब्द आता है इसमें ब्रीदिंग, एक नाम आता है इसमें बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बेटा पहले तो चैप्टर का नाम आप सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे एक एक चीज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, हमें सांस लेने की जरूरत क्या है? ब्रीदिंग का मतलब तो हम वैसे तो समझते हैं सांस लेना, और गलत भी नहीं समझते हैं। सांस लेना जो तुम और मैं अभी ले रहे हैं, मैं बोलते वक्त ले रही हूं, तुम बेटा लिखते वक्त ले रहे हो, है ना। तो ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना। क्यों जरूरी है? तो बच्चे कहेंगे मैम जिंदा रहने के लिए जरूरी है। सांस ले रहे हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है मैम। अच्छा, खाना क्यों खाते हो? जिंदा रहना है मैम। एक्चुअल में ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, और वहीं पे बेटा कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, और हटा दिया है वैसे तो एनसीईआरटी ने। बेसिकली दोनों इंटरकनेक्टेड है, इवन बॉडी फ्लूइड्स भी इंटरकनेक्टेड है, और फिर एक्सक्रीशन भी इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी अपन खाना खाते हैं बेटा, तो हम मेजर कुछ चीजें हमारे फूड में होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, ठीक है ना, कोई भी खाना, और ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो हम इस कॉम्प्लेक्स फूड को जो डाइजेशन, जैसे हमने फ्रॉग में भी पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, सो दैट सेल्स उसको यूज कर पाए। देखो तुम्हारे सेल्स को जिंदा रहना है, तुम जिंदा हो मतलब तुम्हारी सेल्स जिंदा है, राइट। तुम जिंदा हो मतलब बेटा तुम्हारी सेल्स जिंदा है, राइट। तो तुम्हारी सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी चाहिए, राइट। अब वो एटीपी कैसे बनाएगी? तो मैं बिल्कुल पीछे की कहानी से लेके जा रही हूं कि हमें जिंदा रहना है, हमारी सेल्स को जिंदा रहना है, हमारी सेल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी चाहिए। अब वो एनर्जी बनाए तो बनाए कैसे? तो उसकी बैक स्टोरी ये है कि हम लोग खाना खाते हैं मैम, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन्स खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स होते हैं मैम। इन बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स को सेल जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। क्यों करना होता है एब्जॉर्ब? अभी बताऊंगी मैं। ये बड़े बड़े कंपोनेंट्स को सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इनको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जिस फॉर्म को आपकी सेल्स बेटा यूज कर पाए। जैसे हम आपके लिए बेटा इस कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी को या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको तोड़ तोड़ के तुम्हें बेटा खिलाते हैं। बेसिकली तुम्हें बेटा खिलाते नहीं है, तो मैं तो डाइजेस्ट भी करके दे देते हैं कई बार, ठीक है ना, सही बता रही हूं मैं, देखो, ठीक है ना। तो बेटा जी जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत इसीलिए है ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन आसानी से हो पाए। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने का पर्पज यह है कि बच्चा उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाए, इजीली समझ पाए। तो हम बेटा खाना जो खाते हैं उस खाने में, तो बेसिक से ही शुरू कर रही हूं मैं, कि हम खाते हैं बेटा द फूड वी इंजेस्ट। जो फूड वी इंजेस्ट मतलब जो खाना हमने खाया उसमें मैम मेनली हमने क्या खाया? उसमें बेटा मेनली हमने क्या क्या खाया? जल्दी बताओ। उसमें हमने खाया कार्बोहाइड्रेट्स। लिखते रहो बेटा मेरे साथ साथ में, ठीक है ना, ये सारी चीजें मेरे साथ साथ में लिखते रहो। मैम हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, हमने मैम प्रोटीन्स खाए, जो कि खाने चाहिए बेटा। प्रोटीन्स हमारे लिए जरूरी है बहुत ज्यादा। हम बैलेंस डाइट खाते नहीं है, वो अलग बात है, पर हम छोले थे, भटूरे थे, कुलचे खाते हैं क्योंकि हमें फैट बहुत पसंद है बेटा। आज मम्मी संडे है, पूड़ी तल दो यार, ठीक है ना। तो यार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स खाते हैं मेजरली। ये सारे क्या है बेटा? ये है हमारे कॉम्प्लेक्स फूड। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। बड़े बड़े बेटा ये कंपोनेंट्स होते हैं, बड़े कंपोनेंट्स को हम कह रहे हैं कि मैम ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है। डाइजेशन का मतलब होता है बेटा इसी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन, डाइजेशन मतलब टू ब्रेक डाउन, ओके। तो हम क्या करते हैं मैम? डाइजेशन करते हैं।
हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और वो बेटा क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन। सो डाइजेशन करने का मतलब इसी का ब्रेक डाउन करना, इसका डाइजेशन करने का मतलब ब्रेक डाउन करना। किसमें ब्रेक डाउन करना, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना। देखो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हो तो मैं आपको जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बता रही हूं, जो मोस्ट कॉमनली हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बड़ा है, इसके जो छोटे फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं मान लो ग्लूकोज। ठीक है ना, और मैम प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं। अमीनो एसिड बेसिकली ऐसा समझो, अगर किसी को बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं आते हैं, कि तुम्हारे पास बेटा मोती की माला है ना, तो मोती की माला को तुम समझो कि ये मोती की माला बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मोती की माला में एक एक मोती जो है वो सिंपल फॉर्म है। तो कई सारी छोटी छोटी मोतियां आपस में मिलकर मोती का माला बना रही है। तो मोती की माला तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इसके छोटे कंपोनेंट्स इंडिविजुअल मोती है। तो मैं प्रोटीन को तोड़ूंगी तो बनेगा बेटा अमीनो एसिड, और फैट्स को तोड़ते हैं तो बेटा बनते हैं मान लो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड बनता है प्लस ग्लिसरॉल बनता है। ये सारे सिंपल फॉर्म हैं बेटा। जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो एनर्जी मिली नहीं है, अभी डाइजेशन में एनर्जी नहीं मिलती है। जब इसे एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स, जब उसे यूटिलाइज करते हैं, तब जाके बेटा एनर्जी मिलती है। हमने कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैम, और सिंपल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया मैम, बिकॉज दिस इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो अब यहां पे इसके बारे में लिखेंगे, फिर अगले पेज में जाएंगे। ठीक है ना, हम लिखेंगे दिस इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म। पहले यहां तक डन कर लो, यहां तक डन कर लो। अब बेटा आई एम ऑल्सो फाइन, अगर ऐसे करेंगे हम चार्ट्स अभी ऑफ कर देंगे, और फिर जब बोलेंगे तभी बेटा हम चार्ट्स ऑन करेंगे। ठीक है ना, चलो दिस इज द सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो तुम्हारी सेल्स बेटा यूज कर सकती हैं। ठीक है ना, अब यही ग्लूकोज, यही अमीनो एसिड, यही फैटी एसिड तुम्हारे सेल्स के अंदर जाता है, और फिर बेटा सेल्स के अंदर जाता है तो आगे क्या होता है, अभी हम बताते हैं आगे क्या होता है। तो डाइजेशन से रेस्पिरेशन कैसे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कैसे रिलेटेड है, अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चों ने डन कर दिया है, पक्की बात है। बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस, बट body means our cells cannot absorb this, but our cells can absorb this form. This is the easy absorbable form. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बात है। चैट्स ऑफ कर दिए गए हैं। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं और हम कहते हैं, देखो एक लाइन लिखते हैं, हम एक लाइन लिखेंगे और उस लाइन में हम लिखेंगे सेल्स, ऐसे पहले लिखो सेल्स एब्जॉर्ब, एक एक बात लिखूंगी मैं, सेल्स एब्जॉर्ब these simple forms, cells absorb this simple form, utilize them to produce energy, ठीक है। अब मैम होगा क्या, अब होगा क्या मेरे प्यारे सपोलो, देखो मैं एक सेल बनाती हूं यार, मान लो ऐसे नहीं, इसी डब्बे में बना देती हूँ कि ये तुम्हारा सेल है। अब तुम्हारे सेल्स ने इसको कैसे यूज किया, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना है। ये मैं तुम्हारा सेल बना रही हूँ बेटा, जो सेल अभी तुम्हारे इसी ग्लूकोज को, इसी अमीनो एसिड को, इसी ग्लिसरॉल को, इसी फैटी एसिड को यूज करेगा और यूज करके बेटा एनर्जी बनाएगा, ठीक है ना। तो मैंने ये जो बेटा ग्लूकोज बनाया था, ये जो मैंने ग्लूकोज बनाया था, ये जो मैंने डाइजेशन के बाद में अमीनो एसिड बनाया था, ये जो बेटा हमने फैटी एसिड बनाए थे, ये जो हमने ग्लिसरॉल बनाया था। अब बेटा यही सारी चीजें सेल्स क्या करेगी ना, इसको सेल्स बेटा क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसे सेल बेटा क्या करती है, सेल इसे एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद
मैंने लिखा है यूटिलाइज देम टू प्रोड्यूस एनर्जी। सेल्स के अंदर ये गया, सेल्स इसकी यूटिलाइजेशन करेगी और एनर्जी बनाएगी, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें इसमें एक एग्जांपल देके समझा रही हूं कि मान ले कि ये ग्लूकोज गया सेल्स के पास, तो थोड़ा सा ना इस एब्जॉर्ब को मैं क्या करती हूँ, ऊपर लिखती हूँ, ठीक है ना। अब मैं कह रही हूं सेल्स इसे एब्जॉर्ब कर रही है और एब्जॉर्ब करके एनर्जी बनाती है, ठीक है ना। देखते हैं यार, ठीक है, एब्जॉर्ब मैंने लिख दिया है। अब मैं ग्लूकोज का रेफरेंस दे रही हूं, ग्लूकोज का रेफरेंस दे रही हूं C6H12O6। दिस इज योर ग्लूकोज, दिस इज योर ग्लूकोज, हाँ या ना। इसका फॉर्मूला बेटा हम पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, और बायोमोलिक्यूल्स में इसका स्ट्रक्चर बनाना भी देखेंगे कि C6H12O6 ये बनता कैसे है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब मैं आपको बताती हूं ब्रीदिंग का इसमें क्या रोल है, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ। और फिर बेटा ये इसको यूटिलाइज करके ना CO2 बनता है, H2O बनता है, साथ में एनर्जी भी बनती है, 38 ATPs भी बनते हैं, मैक्सिमम 38 ATPs बनते हैं। देखो कोई भी सिस्टम बॉडी के अंदर काम करता है, कोई भी चीज बॉडी के अंदर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने इसे समझाया भी हुआ है, जैसे अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मसल्स बहुत ज्यादा काम कर रही है, मसल्स का बहुत ज्यादा यूजेज हो रहा है, मसल्स का यूजेज हो रहा है, तो मसल्स को चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेटा तुम्हारी बॉडी के अंदर आ सके। तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रही है जब तुम अपने मसल्स का यूज कर रहे हो। साथ के साथ बेटा तुम्हारी हार्ट की पंपिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन आपके मसल्स तक तभी पहुंच पाएगा जब आपका ब्लड होगा, ब्लड के थ्रू ही तो बेटा ऑक्सीजन जाता है। एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके उस काम को बेटा इफेक्टिवली करवाते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रही है। यहां पे हम कहते हैं कि तुमने डाइजेशन कर लिया, ब्रेक डाउन कर दिया, सेल्स ने उसको बेटा एब्जॉर्ब भी कर लिया, बट सेल्स एनर्जी तो तब तक नहीं बना पाएगी ना जब तक सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होगा। क्योंकि अभी हमारे पास बेटा होगा, अभी हमारे पास होगा बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, अभी ये ग्लूकोज का बेटा यूटिलाइजेशन होगा। जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, जब तुम ब्रीदिंग करोगे। एब्जॉर्ब तो कर लिया है डाइजेशन के बाद सेल्स ने इसको, अब सेल्स के पास ऑक्सीजन जाना चाहिए, तभी बेटा उस ऑक्सीजन को यूज करके, और मैं आगे इससे अभी तुम्हें पढ़ाऊंगी भी बेटा कि इसे एक पर्टिकुलर स्टेप होता है तुम्हारे रेस्पिरेशन में। जब तुम्हारे सेल्स के पास, जब तुम ब्रीदिंग करते हो तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन पहुंचता है, और बेटा ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है बता दो, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल आता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल आता है, क्योंकि तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन होता है वही 97% ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें बॉडी फ्लूइड्स का काम आएगा, और बॉडी फ्लूइड्स का काम आएगा, फिर एक्सक्रीशन वाले का भी काम आएगा, क्योंकि अभी CO2 बनेगी, तो CO2 तुम बॉडी के अंदर रखते नहीं हो, CO2 को तुम एलिमिनेट करते हो, दैट इज एक्सक्रीशन। दैट इज व्हाई द चैप्टर्स आर रेड लाइक दिस इन सीक्वेंस, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो यहां पे बेटा ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ, ऑक्सीजन का यूज हुआ, तो अब बनेगा यहां पे बेटा CO2 प्लस H2O प्लस बनेगी ATP, और हमारा अल्टीमेट एम था कि हम ATP बनाएं, ठीक है ना, हमारा अल्टीमेट एम था कि हम एनर्जी बना सके। एनर्जी तभी बनती है जब सेल्स उसको यूज करती है बैलेंसिंग के लिए। बेटा आप इसकी बैलेंसिंग कर लो, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, पहले मुझे बताओ। और ये कहां से आया मैम, ये आता है ब्रीदिंग से, ये आता है ब्रीदिंग से। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए और ऑक्सीजन से अल्टीमेटली सेल्स यूज करके एनर्जी कैसे बनाती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स, ठीक है। बट एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक बातें ही कर रखी है, हमने एनिमल किंगडम अभी पढ़ा नहीं है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद तुमने एनिमल किंगडम में कुछ कुछ फाइलम्स के नाम तो सुने ही होंगे बेटा, सब यकीन बैच में आए हो तो कहीं ना कहीं से तो 12th भी पढ़ के आए हो, या फिर बेटा वापस से ड्रॉप कर रहे हो, तो आपने एनिमल किंगडम के कुछ फाइलम्स के तो नाम सुने होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको सारी चीजें फिर से बताऊंगी सो दैट तुम्हें ब्रश अप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ फाइलम्स के नाम दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग बेटा उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं, तो वो सारी चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। डन, आगे बढ़ जाऊं, यहां तक तो कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए।
This is the maximum number of ATPs that is produced. These are the maximum number of ATPs that are produced with this reaction. And इस CO2 को तुम्हें eliminate करना है बेटा. ये CO2 जो है ये eliminate करना है, और यही eliminate होती है. ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन सेल्स यूज करती है, CO2 बनाती है, और CO2 को फिर हम eliminate करते हैं. ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात है सपोलो, वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेटा, जब मैंने ब्रीदिंग की बात की, मैंने अभी ब्रीदिंग को तुम्हारे लिए डिफाइन नहीं किया है. एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ब्रीदिंग विच इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. एनसीईआरटी की रीडिंग भी हम करेंगे, बट फिर एनसीईआरटी बेटा दोगली बातें करती है. अगर तुम एनसीईआरटी में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन पढ़ने जाओगे तो 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला स्टेप दिया हुआ है ब्रीदिंग. बट ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट रेस्पिरेशन में एनसीईआरटी कहती है एक्चुअल में पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं स्टेप्स को पढ़ना है, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व, और एक्चुअल में रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में फर्क होता है थोड़ा सा. ब्रीदिंग को तो हम डिफाइन करते हैं कॉमन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस. अगर मैं ब्रीदिंग को डिफाइन करूं, जो हमें पहले लिखना भी है बेटा ब्रीदिंग की डेफिनेशन, पहले आप ब्रीदिंग की डेफिनेशन लिखो. ब्रीदिंग को बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि अभी हम ब्रीदिंग के मदद से ही बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं, मतलब लंग्स में हवा भर रहे हैं, लंग्स में एयर को भेज रहे हैं. ठीक है ना? पल्मोनरी मीन्स लंग्स. ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, पल्मोनरी वेंटिलेशन. और मैंने आपसे क्या कहा बेटा, ब्रीदिंग की डेफिनेशन. ब्रीदिंग का मतलब होता है सिंपल इनटेक ऑफ एयर, जिसे हम कहते हैं इनहेलेशन. इनटेक ऑफ एयर, जब तुम सांस अंदर कर रहे हो तो उसे तुम इनहेलेशन बोल रहे हो, इनटेक ऑफ एयर. एंड एक्सहेलिंग आउट एयर, एक्सहेलिंग ऑफ एयर, जिसे तुम बोल रहे हो एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी बोलते हैं. आगे लिखवाऊंगी. एज पर एनसीईआरटी, according to NCERT says breathing commonly known as respiration. Breathing commonly known as respiration. Commonly known as respiration. ठीक है? Now I'm going to tell you actual में respiration क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इसी पर बेस्ड है. Steps involved in respiration बहुत easy है, और ये फर्स्ट चीज है जो हमें बेटा पता पढ़नी चाहिए. ठीक है ना? ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन. थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, मैं नहीं मिटा रही बेटा, बहुत सारा लिखना पड़ेगा. ठीक है, रहने दो थोड़ा सा टेढ़ा. तो ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. इसको कैसे करना है बेटा, इसके 5 स्टेप्स है, तो कुछ डायग्राम बनेगा. मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका अगर पोर्ट्रेट में जगह है, थोड़ी चौड़ी नोटबुक है, तो आप पोर्ट्रेट में ही करो. अगर आपके पास जगह नहीं है तो कॉपी को लैंडस्केप में कर लेना, क्योंकि ये जो चीज मैं आपको बताने वाली हूं ये इस चैप्टर के बेसिक्स हैं. पूरा चैप्टर यही है जो हम इन स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं. हेडिंग क्या होगी? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. ठीक है ना? हेडिंग क्या होगी? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. हॉरिजॉन्टल करना, मतलब लैंडस्केप में करना अगर तुम्हारी कॉपी पतली है. इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, वरना जगह नहीं मिलेगी बेटा. बहुत बल्कि डायग्राम्स तो नहीं है, छोटे छोटे डायग्राम्स है, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड. ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन. तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में करूंगी, क्योंकि मेरे पास खुद यहाँ पे जगह नहीं है. ठीक है ना? ये मेरी ये वाली बेटा घंटी क्यों नहीं बज रही है? हाँ, तो यहां तक आप लोगों ने आई एम श्योर कर लिया होगा. आगे बढ़ जाऊं. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन बनाओ मेरे साथ साथ में. थोड़े फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ही, डायग्राम्स के फॉर्म में ही चैप्टर को पढ़ना, ताकि पोथियां कम लगे तुम्हें. ठीक है ना? अब मैम रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप एनसीईआरटी ने दिया हुआ है दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप होता है दैट इज ब्रीदिंग या पल्मोनरी. भाई एसी को नॉर्मल कर दो, ठंडा हो गया ज्यादा. दैट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का मतलब मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, सांस अंदर और सांस बाहर, एयर अंदर एयर बाहर. ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये पहला स्टेप है.
अरे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाए, वो लास्ट स्टेप होगा बेटा जब सेल्स ऑक्सीजन को यूज कर रही है, उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो मैं अभी पढ़ाऊंगी तुम्हें। वो रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप होता है। मेरा पर्पस ये है ऑक्सीजन रिच एयर को, ऑक्सीजन को कैसे भी करके मुझे सेल्स तक पहुंचाना है। यही तो मेरा पर्पस है ना, ताकि सेल्स उसको यूज कर पाए, ऑक्सीडेशन कर पाए, एनर्जी बना पाए। उसके लिए जो पहला स्टेप होगा बेटा दैट इज सांस लेना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन। तो मैं नंबर 1 स्टेप लिखूंगी बेटा, दैट इज ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के लिए एक छोटी सी छवि चाहो तो बना सकते, इसकी डेफिनेशन वापस से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बेटा ऑलरेडी इसको मतलब लिख चुके हो। आपने सिंपली क्या किया बेटा, समझ में आ रहा है, मैंने किसी का मुंह बनाया था, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने कहा कि तुमने सिंपली बेटा क्या किया, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है ना। ऑक्सीजन CO2 दिखा देती हूं, दैट इज ब्रीदिंग। हम CO2 रिच एयर को ही एक्सहेल करते हैं, अभी उसकी तो डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग बेटा, अब ये एयर पहुंचती है, जो मैं अभी तुम्हें फ्लो चार्ट भी बताऊंगी अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होता है, नेजल पैसेज, नेजल चेम्बर, यहां से बेटा एयर जाती है तुम्हारे ट्रेकिया, ट्रेकिया से होते हुए जाती है तुम्हारी लंग्स, लंग्स में जाती है बेसिकली जहां से एक्चुअल में सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट इज योर एल्वियोलाई। पढ़ाऊंगी मैं ये पूरा डिटेल में। यही मतलब एयर जो है तुम्हारे बेटा किस में जाती है, तुम्हारी अल्टीमेटली लंग्स में जाती है, जहां लंग्स में ऐसे बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलर लेयर है, क्योंकि मैम इसके चारों ओर मैम बहुत तगड़ी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बहुत तगड़ी ब्लड कैपिलरीज होती है मैम। ये हो गया हमारी एल्वियोलाई, और ये हो गई हमारी बेटा एल्वियोलाई की ब्लड कैपिलरी। मैं इस ब्लड कैपिलरी का नाम आपको यहां पे बता रही हूं, जब मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगी तो मैं वहां पे आपको समझाऊंगी कि इनके नाम कैसे कैसे पढ़े, नामकरण। बेटा देखो, हमने अभी फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ा, हमने फ्रॉग में अभी बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ा। मैंने वहां पे भी तुम्हें समझाया था, जब भी लिवर से एसोसिएटेड कोई भी ब्लड वेजल्स के नाम है उसमें हेपेटिक वर्ड लगता है। जब भी बेटा किडनी से एसोसिएटेड कोई भी ब्लड वेसल लिखते हो तो रीनल वर्ड लगता है। जब भी लंग से एसोसिएटेड कोई भी ब्लड वेसल लिखते हो उसमें पल्मोनरी वर्ड लगता है। तो यहां पे भी जो बेटा मैं ब्लड कैपिलरीज बना रही हूं इसे हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि मैम ये लंग्स के अराउंड है, एल्वियोलाई के अराउंड है। कैपिलरी यानी कि कैपिलरी है मैम, क्योंकि कैपिलरी से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्यों होता है मैम? एल्वियोलाई और कैपिलरी के अराउंड। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है मैम, क्योंकि वो बहुत फ्लैट लेयर है। जितनी पतली लेयर होगी वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना इजीली होगा मैम। अब यहां से बेटा हम करते हैं, जब ऑक्सीजन को तुम बेटा इनहेल कर रहे हो, मतलब ब्रीदिंग तुमने कर ली, ये एयर पहुंचती है तुम्हारे लंग्स के पास। अब तुम्हारे लंग्स में बेटा ब्लड, बेसिकली ब्लड में तुम्हारा ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। एक्चुअल में ऑक्सीजन और CO2 को मूवमेंट बिल्कुल विपरीत होती है, अपोजिट होती है। तभी तो बेटा CO2 को तुम बाहर एक्सहेल करते हो, ऑक्सीजन को हमेशा अंदर की डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। ये देख पा रहे हो बेटा ये क्या हो रहा है? ये एक्चुअल में एक्सचेंज हो रही है चीजें, ये एक्चुअल में एयर का एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। एक्सचेंज या डिफ्यूजन बोलते हो, ये पहला डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है। दिस इज सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। सबसे पहला स्टेप था कि तुमने ब्रीदिंग किया, इनहेल एक्सहेल किया। नंबर 2 स्टेप होता है कि तुमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किया बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी एंड पल्मोनरी कैपिलरी। इसे तुम बोलते हो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। लिखो इसको बेटा, दिस इज द सेकेंड स्टेप। इस सेकेंड स्टेप को कहां लिखूं बेटा? यहीं लिख दूं, यहां लिख रही हूं बेटा मैं। दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसके बारे में मैं लिखना चाहूंगी बेटा नीचे 2 शब्द कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन मतलब बेटा एयर की मूवमेंट एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ये मैं समझाऊंगी सारी चीजें, अभी आज बेसिक्स कर रहे हैं। एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन
alveoli एंड पल्मोनरी कैपिलरी। और आपकी बॉडी में एक्चुअल में दो जगह पे बेटा ऐसी एक्सचेंज होती है, एक जगह पे नहीं होती। ये पहला जगह है, ये पहली जगह है जहां बेटा ऐसी एक्सचेंज हो रही है। एक और जगह पे ऐसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है। अब मेरे प्यारे सपोलो, अल्टीमेट एम क्या है हमारा? अल्टीमेट एम है हमारा ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना। यही तो अल्टीमेट एम है, जिसके लिए हमने सबसे पहले मैम ऑक्सीजन मतलब ब्रीदिंग किया। बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। जब मैंने ब्रीदिंग किया तो मैंने उस एयर को बेटा लंग्स तक पहुंचाया, एल्वियोलाई तक पहुंचाया, और फिर एल्वियोलाई से उसे ब्लड में डिसॉल्व कर दिया, जो ऑक्सीजन मेरे सेल्स तक पहुंचना है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैम उसे सेल्स तक पहुंचाना है, पहुंचाने का काम करती कौन है मैम? ब्लड करती है। ब्लड के थ्रू वही बेटा एयर पहुंचती है कहां? तुम्हारे टिश्यूज के पास। इस स्टेप को बोला जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सिंपल मैम। अब यही क्या होगा? यही ऑक्सीजन मैम पहुंचेगा, यही ऑक्सीजन मैम पहुंचेगा टिश्यूज के पास। ठीक है ना? इस स्टेप को बेटा थर्ड स्टेप बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसकी भी बेटा देखो हमें ये भी पढ़ना है, हमें ब्रीदिंग भी पढ़नी है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। फिर हम पढ़ते हैं बेटा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन वी हैव टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मतलब मैंने इस ऑक्सीजन को बेटा कहां तक पहुंचा दिया? टिश्यूज के पास पहुंचा दिया। अब टिश्यूज तक पहुंचा दिया मतलब अभी ब्लड में ही तो है ये ऑक्सीजन। अब मुझे ब्लड से टिश्यू तक पहुंचाना है तो मुझे फिर से डिफ्यूजन करनी पड़ेगी। जब मुझे एल्वियोलाई से ब्लड में मिक्स करनी थी तो भी मुझे डिफ्यूजन करना पड़ा। अब मुझे जब ब्लड से टिश्यू तक पहुंचाना है तो भी मुझे डिफ्यूजन करना पड़ेगा, तो भी मुझे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना पड़ेगा। यहां आता है बेटा अगला स्टेप। तो यहां की ब्लड वेसल बनाएं, अगर यहां की अगर ब्लड वेसल बनाएं, ओहो ब्लड कैपिलरीज है बेसिकली ये भी, और यहां हम बना देते हैं हमारे टिश्यूज। ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल। अच्छा, इस ब्लड कैपिलरी का नाम क्या होता है? कैपिलरी से ही एक्सचेंज होता है। इस कैपिलरी का नाम होता है बेटा सिस्टमिक कैपिलरी। जैसे आप लंग्स के पास कोई कैपिलरी है तो उसका नाम दे रहे हो पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी टर्म कहां से आता है? लंग से आता है। वैसे बेटा जब तुम टिश्यूज के कोई भी ब्लड वेजल्स या टिश्यूज की बात करते हो ना, तो वहां पे वर्ड आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद टिश्यू, सिस्टमिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद बेटा टिश्यूज। ठीक है ना? आगे भी यूज होगा ये टर्म। और यहां पे आगे टिश्यूज। मैम तुमने ये तो आपने बेटा देखा कि ऑक्सीजन कहां गया? ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ब्लड से होता हुआ बेटा आपके पहुंच तो गया टिश्यूज के पास। अब इसको बेटा टिश्यू तक पहुंचाना भी तो है। तो मैम इस ऑक्सीजन को हमने यहां डिफ्यूज कर दिया। अब बताओ अगला स्टेप। यहां पे ऑक्सीजन का जब सेल्स यूटिलाइज करेगी तो वही रिएक्शन चलेगी जो मैंने तुम्हें बताया था। कौन सी बेटा? एटीपी प्रोडक्शन वाली। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और मैम फिर CO2 बनती है। यही तो अभी हमने पढ़ा ना उस रिएक्शन में। और फिर CO2 बेटा यहां आ जाती है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, दिस इज द सेकंड टाइम डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस। सो डिफ्यूजन हैपेंस ट्वाइस। once it happens beta between alveoli and pulmonary capillary, and second time it happens beta between systemic capillary and the tissue. It happens twice. ठीक है ना? This diffusion या this exchange is known as internal respiration. इसे external respiration बोला, इसे internal respiration बोला। और जब बेटा ऑक्सीजन को सेल्स फाइनली यूज करेंगी, ग्लूकोज को तोड़ेंगी, अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करेंगी, एनर्जी बनाएंगी, फाइनल जो स्टेप होता है जिसमें एक्चुअल में एनर्जी बनती है उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल, इजी। ठीक है ना? तो मैं यहां पे बेटा नंबर 4 स्टेप लिखना चाहती हूं। दिस इज द नंबर 4 स्टेप। इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहा, इंटरनल रेस्पिरेशन कहा। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज या फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी
और मैंने तुम्हें कैपिलरी का नाम भी स्पेसिफिकली बता ही दिया क्योंकि आगे बेटा ये काम आएगा। एंड टिश्यूज, अब इस ऑक्सीजन को सेल्स यूज करती हैं, जो वो मैंने रिएक्शन आपको स्टार्टिंग में लिखवाई, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लास्ट स्टेप, दिस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, utilization of oxygen to produce energy. Oxygen by cell to produce energy. 5 steps involved in respiration. पहले इसे करो और मैं वापस से इसको रिवाइज करा देती हूं, ठीक है ना। डन कर लिया सारे बच्चों ने? यस एवरीबॉडी, डन कर लिया सारे बच्चों ने? ठीक है। नंबर 1 स्टेप था इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, दैट वाज ब्रीदिंग। हमने इनहेल या एक्सहेल किया बेटा, इनहेल एक्सहेल किया, उसे ब्रीदिंग बोला, पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला, एयर गई तुम्हारी लंग्स में, वहां पे पहला एक्सचेंज हुआ बेटा, पहला एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन अंदर चली गई ब्लड में, CO2 बेटा एल्वियोलाई में चला गया। दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उस ऑक्सीजन को मैम सेल्स तक पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि सेल्स एनर्जी बना पाए, ताकि हम बेटा जिंदा रह पाए और फिर हम वो गाना गा पाए ना, जिंदा हूं यार काफी है। बात तो सही है भाई, जिंदा हूं वही काफी है, ठीक है ना। फिर बेटा ऑक्सीजन जो है इसी ब्लड से पहुंचता है तुम्हारे सेल्स के पास, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। अभी ऑक्सीजन जो तुम्हारे खून के पास है बेटा, रक्त के पास है, वही बेटा तुम्हारे सेल्स को मिलना चाहिए, टिश्यू को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा डिफ्यूजन होता है बॉडी के अंदर, सेल्स सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यूज के बीच में जो है बेटा एक्सचेंज होता है। इस डिफ्यूजन को बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। दिस इज द सेकेंड टाइम एक्सचेंज या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड फाइनली सेल्स उसको यूज करती है, वही वाली रिएक्शन चलती है बेटा जो स्टार्टिंग में बनाई थी। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, यूटिलाइज होता है बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, एंड यही पूरे चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। यस एवरीबॉडी, डन हो गया? यस यस यस, सारे बच्चों ने लिख लिया है। एनसीईआरटी की पहले ना रीडिंग कराती हूं, कुछ एनसीईआरटी की पहले कुछ रीडिंग कराती हूं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की रीडिंग के लिए फिनिश कर लिया ना तुम लोगों ने? अरे मेरे से ज्यादा चिंता तो कुछ बच्चों को होती है, चैट्स ऑफ करूंगी मैं, चैट्स ऑफ यार, हड़का क्यों रहे हो भाई? डन हो गया ना सारे बच्चों का? तो भाई एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और फिर बेटा हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, क्योंकि आगे बढ़ना एकमात्र सोल्यूशन है बेटा, है ना। तो आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अब पढ़ते हैं बेटा, देखो एज यू हैव रेड अर्लियर, सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को पता नहीं है कि यू हैव नॉट रेड अर्लियर, ओके, एज यू हैव नॉट रेड अर्लियर, ठीक है, यू आर रीडिंग नाउ। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स indirectly to break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acids, etc. बोला कि ऑर्गेनिजम्स बेटा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती है इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन सिंपल कंपोनेंट्स। अब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हो, अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन कर रहे हो, फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन कर रहे हो, एक्सेट्रा, ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स है टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। CO2 विच इज हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि ब्रेक डाउन कर रहे हो ना। इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोला बेटा? क्योंकि ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कट, सी फॉर कट। एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन, कैट मतलब कट मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है ना। और इसमें बोला एक हार्मफुल सब्सटेंस भी बनता है जिसे CO2 कहते हैं, जिसे बॉडी से एलिमिनेट करना भी बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप एनसीईआरटी।
आगे मैम एनसीईआरटी कहती है इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज आउट। कंटिन्यूअसली सेल्स को ऑक्सीजन देने की जरूरत है ताकि एनर्जी बन पाए, और कंटिन्यूअसली CO2 को मैम रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय सेल्स इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ये जो बेटा ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो जो बॉडी के अंदर आई और CO2 को बेटा तुमने जो एलिमिनेट किया, इसको बोला तुमने ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन एज पर एनसीईआरटी। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। बेटा प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, प्लेस करो भाई। अभी हम ब्रीदिंग का भी चैप्टर मतलब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो फोर्सफुल वाला नहीं, फोर्सफुल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बिना बोल भी नहीं रहोगे ना तो भी हमारी चेस्ट ऊपर और नीचे मूव कर रही होती है, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग ना। सो चेस्ट इज मूविंग अप एंड डाउन, you know that because it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs, the mechanism of breathing are described in the following section of the chapter. तो बोला कि हम कैसे सांस लेते हैं, mechanism of breathing, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और जो respiratory organs होते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट वो हम अभी पढ़ेंगे बेटा, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये जो बेटा स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन है ना, ये पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना पलटो, जहां बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया है ना, तो पहला लेफ्ट साइड में पन्ना, फिर राइट साइड में पन्ना, न्यू एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे, और फिर तीसरा पन्ना, उसमें ये दिया हुआ है बेटा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन बेटा रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. ऑक्सीजन अंदर आया, CO2 बाहर गया, that is your first step in respiration which is also called as pulmonary ventilation या breathing. दूसरा होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, और एग्जैक्टली किसके किसके बीच में होता है मैं ऑलरेडी आपको यहीं पे ही बता चुकी हूं। फिर होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ब्लड के थ्रू बेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर मैम अगेन डिफ्यूजन होना पड़ेगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, मैंने एग्जैक्टली तुम्हें बता दिया किसके किसके बीच में होता है। फाइनली जब ऑक्सीजन सेल्स के पास पहुंच जाती है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, अभी मैंने बताया ग्लूकोज को तोड़ रहे हो तो कैटाबॉलिक रिएक्शन ही है। रिजल्टेंट रिलीज इन CO2 रिलीज होता है जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके बारे में आई थिंक तो बॉटनी के चैप्टर में पढ़ने भी वाले हो, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। है तो बहुत ही बेसिक्स बट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, इजी टॉपिक है, थोड़ा एनिमल किंगडम के टर्म्स जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किंगडम, फाइलम्स, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, बट इजी है, तुम्हारे लिए इजी होगी, ठीक है ना। हेडिंग डालते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैम किन 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 के पास बेटा किन 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 हो गया मेरे पास, किन के पास बेटा कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, कैसे पता चलेगा? तो बेटा नेचर इज वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट, अनलाइक माई सपोलास नेचर इज वेरी स्मार्ट। नेचर को पता है कि इन भाई साहब के पास कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नाउ। एनसीईआरटी सेज किसी के पास कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होंगे ये निर्भर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो भाई साहब कहाँ रहते हैं, नंबर 1, यानी कि वो पानी में रहने वाले भाई साहब हैं या वो धरती पे रहने वाले, धरती मतलब बेटा टेरिस्ट्रियल हैं। सबसे नंबर 1 फैक्टर हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2 डिपेंड करेगा, ऐसा थोड़ी है कि उनके हैबिटेट पे ही हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दे देंगे। दूसरा उनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, जो मैंने आपको बेटा आई थिंक एनिमल टिश्यू का फर्स्ट लेक्चर जो मेरा गया था जो यूट्यूब पे है, उस मतलब तुम्हारे को जो मैंने पढ़ाया था बेटा फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने तुम्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी, जब मैं तुम्हें टिश्यू की डेफिनेशन समझा रही थी। तो मैंने कहा था एक बार मैं तुमसे बेटा अप्रूवल लेना चाहती हूँ अपनी इस बात पे, बेटा याद है? तो मतलब एक्चुअल में दूसरा जो चीज जिस पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स निर्भर करते हैं वो है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम्हें याद हो जब मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम बताया कि किंगडम एनिमेलिया होता है, उसमें बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस। आज भी मैं उन्हीं फाइलम्स के नाम बताऊंगी तुम्हें। सब बेटा मल्टी सेलुलर है या नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ। मैंने हाइड्रा भी एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताया था, मुझे ये बताओ सारे मल्टी सेलुलर हैं या नहीं बेटा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। चाहे तुम कितना ही बेटा मतलब एकदम सिंपल से स्टार्ट करो यानी पॉरीफेरा, या चाहे तुम कितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरफ बढ़ते हुए जाओ, फाइलम कॉर्डेटा, ये सारे बेटा क्या होते हैं मल्टी सेलुलर। मतलब कि पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर भी खूब सारे सेल्स हैं, कॉर्डेटा की बॉडी में भी खूब सारे सेल है, सब बेटा मल्टी सेलुलर है। लेकिन इन सेल्स की बेटा ऑर्गेनाइजेशन सब में सेम नहीं है। किसी की बॉडी में ये सेल्स बेटा सिर्फ सेल्स ही रह गए हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाए,
उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आप बेटा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो, तो मैं बेसिक से बता रही हूं आप लोगों को, है ना, जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो ना बेटा, तो ये सेल्स तो सबके बॉडी में थे, बट कहीं कहीं पे ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाने लगते हैं, जहां टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर जब बेटा टिश्यूज भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो, तो टिश्यूज भी बेटा फिर ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। कई एनिमल्स में ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलके बेटा बनाते हैं ऑर्गन्स। और कई एनिमल्स जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बना डाला है, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर किसी की बॉडी के अंदर सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और किसी की बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग है। सो डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर उनके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बॉडी में केवल सेल्स है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना डाला है। उनके पास कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गन के पास कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा, ऐसे एनिमल जिनके पास ऑर्गन सिस्टम। अब मुझे साथ के साथ तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से फाइलम में होता है, टिश्यू कौन से फाइलम में होता है, ऑर्गन कौन से फाइलम में होता है, ऑर्गन सिस्टम कौन से फाइलम में होता है। जब मैं तुम्हें ये बता दूंगी तो इसके साथ साथ बेटा ये करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। थम्स अप दे दो और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो on two bases beta respiratory organs are defined, will depend on, भाई एसी नॉर्मल कर दो, बहुत ठंडा लग रहा है, ठीक है ना। will depend on number one level of organization, will depend on level of organization। और बेटा इसे आप शॉर्ट में लिखना आगे जब भी हम यूज करेंगे LOO, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर टू बेटा ये डिपेंड करेगा अपॉन हैबिटेट, मतलब कहाँ वो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है। पहले मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से चालू करती हूँ, नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो, कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करेगा कि उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है मैम। तो मैम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के कौन कौन से हैं आपने बताया, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं इनकी डेफिनेशंस आपको बेटा एनिमल किंगडम में लिखवाऊंगी, हालांकि मैंने अभी तुम्हें वर्बली समझा दिया है कि जिनके बॉडी में केवल सेल्स ही हैं, टिश्यू नहीं बने हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें बेटा क्योंकि एनसीईआरटी ने फाइलम्स के नाम मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि फाइलम पॉरीफेरा, और पॉरीफेरा को बेटा हम कॉमनली स्पॉन्जिस भी कहते हैं, पॉरीफेरा कॉमनली नोन एज स्पॉन्जिस। फिर हम आते हैं बेटा कौन से फाइलम में, जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है बेटा, दो फाइलम्स हैं। आप ना जब एनिमल किंगडम में पढ़ोगे ये दोनों फाइलम्स बहने हैं, इनमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है। फाइलम का नाम है सीलेंट्रेटा, जिसमें हमारा हाइड्रा आता है, सीलेंट्रेटा। एंड बेटा दूसरा फाइलम होता है टीनोफोरा, इनमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल्स ने ऑर्गेनाइज करके टिश्यू तक तो बना डाला है यहां। फिर मैम आते हैं हमारे ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा केवल एक ही फाइलम में देखने को मिलता है, दैट इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, जिसकी बॉडी होती है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस, जिसमें टेपवर्म भी आता है। फिर आते हैं बेटा हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अब सबसे ज्यादा अपग्रेडेड है बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, एश्केहेल्मिन्थिस से स्टार्ट करके, एश्केहेल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सारे, ठीक है ना। तो मैं फाइलम्स के नाम लिख देती हूं, एश्केहेल्मिन्थिस। मैंने बेटा गर्दन नीचे नहीं करना चाह रही ऐसे करके, मैं ऐसे करके लिख देती हूं, ठीक है ना। एश्केहेल्मिन्थिस के बाद एनालिडा के बाद बेटा आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आता है मोलस्का, फिर आता है बेटा हेमिकॉर्डेटा,
और फिर आता है बेटा कॉर्डेटा। ठीक है, एस्केलमेंथिस, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का। अरे यार एकाइनोडर्म पीछे बीच में छूट गया, ओहो यार, एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा बाद में लिखूंगी, ठीक है ना। अब देखो यार, देखो जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, हालांकि जब मैं एनिमल किंगडम तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, तो एनिमल किंगडम में भी मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगी। एनसीईआरटी में ना बेटा यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मेंशन नहीं है, एनिमल किंगडम में मेंशन है। अब बेटा हमें वहां तो पढ़ना ही है सबके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं, नीट में सवाल भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो हम उन सारी चीजों को ना यहाँ इंक्लूड करेंगे बेटा, जो वहां पे आपको पढ़नी है। जैसे आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, यहां पे सिर्फ ट्रेकियल सिस्टम मेंशन किया होगा, लेकिन वहां पे आप पढ़ोगे कि बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, है ना, गिल्स भी होते हैं। तो हमें सारे स्ट्रक्चर्स कवर करने हैं जो बेटा आपको एनिमल किंगडम में एनिमल्स में पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बेटा देखो, पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, जिनके पास बेटा सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, इनके पास कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है फॉर रेस्पिरेशन। ये सिंपल अक्रॉस बॉडी वॉल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल होता है। इनफैक्ट इस ऑर्गन सिस्टम वाला एस्केहेलमिन्थिस या नीमाटोडा जो होता है बेटा, ये भी सिंपल डिफ्यूजन करता है अक्रॉस बॉडी वॉल, ठीक है ना। अब इसके आगे से जो फाइलम्स बेटा स्टार्ट होते हैं, जैसे एनालिडा हो गया जिसमें अर्थवर्म आता है, उसके लिए एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली दिया हुआ उसके क्यूटिकल का नाम। हालांकि क्यूटिकल के अक्रॉस बेटा होती है डिफ्यूजन, तो क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अर्थवर्म स्पेसिफिकली दिया हुआ है जो एनालिडा में आता है। फिर आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, मोलस्का में क्या होता है, आगे आगे मैं आपको बताती जाती हूँ। तो मैम स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, इवन ऑर्गन सिस्टम में पहला जो ऑर्गन सिस्टम वाला व्यक्ति है यानी कि एस्केहेलमिन्थिस, इन सब में मैम क्या होती है, इन सब में मैम होती है, इन सब में होती है सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस, सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल। कोई वेल डिफाइंड बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है। मैम एनालिडा वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं स्टार मार्क भी कर रही हूं, एनालिडा में पढ़ो स्टार मार्क करके अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म यूजेस इट्स मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो बेटा आर्थ्रोपोडा के केस में यानी कि कॉकरोच के केस में हार्ड होता है, क्योंकि उस क्यूटिकल में काइटिन नाम के बेटा पॉलीसैकेराइड की डिपोजिशन होती है, ठीक है ना। अब आर्थ्रोपोडा क्या करता है मैम, आर्थ्रोपोडा बेटा मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं हैबिटेट के बेसिस पे भी तुम्हें आर्थ्रोपोडा में बताऊंगी कि पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स गिल्स का इस्तेमाल करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पानी में रहने वाले मोलस्का बेटा गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो। पानी में रहने वाले एम्फीबियंस गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आर्थ्रोपोडा में मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि अगर बेटा कॉकरोच जैसा एनिमल है तो वो ट्रेकियल सिस्टम का यूज करेगा। जब मैं आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाऊंगी विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, इसमें इतनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो बेटा उनमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी वैरायटी में मिलते हैं। कुछ गिल से भी रेस्पायर करते हैं, कुछ गिल्स के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बुक गिल्स कहा जाता है, आपको डिटेल में स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ने हैं। कुछ बुक गिल से रेस्पायर करते हैं, कुछ बुक गिल्स का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है बुक लंग्स, उनसे रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ट्रेकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन करते हैं। तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स फॉर आर्थ्रोपोड्स, दे कैन यूज बेटा गिल्स, दे कैन यूज बेटा बुक गिल्स। क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, एनिमल किंगडम में मैं बताऊंगी भी, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। वहां बुक लंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे स्कॉर्पियंस के पास होता है, और ट्रेकियल सिस्टम बेटा जो हमारे कॉकरोच के पास था। और मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हम ट्रेकियल सिस्टम को ही बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स ही पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट्स को क्राइटेरिया आधार मान के जनरलाइज करते हैं कि हम आर्थ्रोपोडा में ट्रेकियल सिस्टम सबसे कॉमन है। मॉल्यूस्का में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, इनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स, जिनसे ये रेस्पायर करते हैं। एकाइनोडर्मेटा में बेटा ट्यूब फीट होती है। अगर कभी आप बेटा
बीच गए हो, ठीक है ना, तो आपने कभी अगर स्टारफिश देखा हो, ठीक है, बीच में जाने के लिए बेटा इस बीच से निकलना पड़ेगा ना, then only you can go to that beach. Got my point? So if you go to that beach, you will find beta starfish, okay, and that starfish beta will show very good movement of the tube feet, ठीक है ना. You will go beta to the beach. अरे मैम हम गए हैं यार, हमने मैम अपने तालाबों में स्टारफिश पाला हुआ है मैम, क्या बात कर रही हो, हमारे मैम यहाँ सामने रखा हुआ है मैम, हमारे छोटे एक्वेरियम में हमने स्टारफिश रखी हुई है मैम, हमारे शौक बहुत बड़े बड़े हैं. तो स्टारफिश जो होता है वो एकाइनोडर्म होता है, उस एकाइनोडर्म में बेटा ट्यूब फीट होती है, वो ट्यूब फीट की मदद से बेटा रेस्पिरेशन करता है, ठीक है ना. यस वैसे सच्चाई बताऊं, मैं तो भले ही बीच में गई हूं पर मैंने देखा नहीं है बेटा, ठीक है ना. अब मैं बेटा कहीं जाऊंगी तो मैं पक्का वो डालूंगी भी इंस्टाग्राम पे, स्टारफिश तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी बेटा. हाँ चलो, डन डन डन. एवरीबडी डन. अरे हेमिकॉर्डेटा में बता रही हूं, हेमिकॉर्डेटा भी गिल्स का इस्तेमाल करता है बेटा, टंग वॉर्म्स जिसे कहते हैं हेमिकॉर्डेटा. और कॉर्डेटा में तो बेटा बहुत सारे अतरंगी सारे बहुत सारे एनिमल्स हैं. कॉर्डेटा फाइलम में अगर मैं देखूंगी तो कॉर्डेटा फाइलम में वर्टिब्रेट्स आते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा. तो सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा होता है उसमें तो बेटा अलग अलग क्लासेस हैं, क्लास मैमेलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमल्स, ठीक है ना. वेट तो कर रही हूं बेटा, पहले आप यहां तक नोट कर लो फिर ही आगे बढ़ूंगी. पहले डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे. इसमें दो बचे हुए बेटा, हेमिकॉर्डेटा बेटा गिल्स का इस्तेमाल करता है, और कॉर्डेटा में तो अलग अलग एनिमल्स है, तो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है ना. डन, एवरीबडी डन. वैसे तो मैंने आपको बता दिया था तो आपको कर लेना चाहिए था, बट कोई नहीं. एकाइनोडर्मेटा के बाद आता है हेमिकॉर्डेटा एंड आता है कॉर्डेटा, ठीक है ना. आता है हेमिकॉर्डेट्स, गिल्स का इस्तेमाल करेगा ये हेमिकॉर्डेट. कॉर्डेट में तो भाई बहुत सारे हैं यार. हेमिकॉर्डेटा ने इस्तेमाल किया गिल्स, और कॉर्डेटा फाइलम में अब मैं आपको पहले तो बता दूं, फाइलम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन तो बेटा बाद की बात है, लेकिन एनसीईआरटी ने जिस तरीके से थोड़ा दे रखा है मैं उसी तरीके से आपको बताती हूं कि जो कॉर्डेटा फाइलम होता है इसमें एक सब फाइलम होता है जिसे कहते हैं वर्टिब्रेटा. इट हैज अ सब फाइलम कॉल्ड वर्टिब्रेट. तुम भी वर्टिब्रेट हो, हम भी वर्टिब्रेट है, फ्रॉग भी वर्टिब्रेट है, स्नेक भी वर्टिब्रेट है, मछली जल की रानी भी वर्टिब्रेट है. तो इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा में अगर मैं तुम्हें बेटा इसके अंदर जाके इन सारे क्लासेस की बात कहूं, अभी बेटा देखो मैं ना तुम्हें क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा रही हूं कि मैम फाइलम के अंदर क्या आता है, सब फाइलम के अंदर क्या आता है, मैं तुम्हें वो नहीं बता रही हूं. मैं तुम्हें वो बता रही हूं जो एनसीईआरटी में यहां पर्टिकुलरली मेंशन है, और तुम कंफ्यूज ना हो कि यार मैम वर्टिब्रेट दे रखा है, कॉर्डेट दे रखा है, नॉन कॉर्डेट दे रखा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना. तो मैं तुम्हें ये बता रही हूं कॉर्डेटा के अंदर एक कैटेगरी आती है जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहलाती है, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर तुम कुछ क्लासेस पढ़ोगे बेटा, जिसमें तुम पढ़ोगे क्लास फिश, क्लास एम्फीबियन, क्लास रेप्टिलियन, क्लास एव्स, क्लास मैमल्स. तो कौन कौन सी क्लासेस पढ़ोगे बेटा? क्लासेस पढ़ोगे फिश मोस्टली क्या बेटा गिल्स का इस्तेमाल करती है, तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. इनमें एम्फीबियंस आते हैं. एम्फीबियंस बेटा किसका इस्तेमाल करते हैं? मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, याद है, ये गिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बकल कैविटी का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बेटा स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये बेटा लंग्स का भी इस्तेमाल करते हैं. मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स
जब आप बेटा इनमें रेप्टाइल्स पढ़ोगे, जब आप इनमें एव्स पढ़ोगे और जब आप इनमें मैमल्स पढ़ोगे, ये सारे करते हैं लंग्स का इस्तेमाल। खत्म, बस इतना ही था। डिटेल में हमने पढ़ लिया, डिटेल में हमने पढ़ लिया जो भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हमें आगे भी बेटा काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो फाइलम कॉर्डेटा में तो अलग अलग क्योंकि प्राणी है तो वो अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ वर्टिब्रेटा के नाम मैंने बताए हुए, हम सारे वर्टिब्रेट्स है बेटा, मछली, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव, मैमल। जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना कि हम फ्रॉग और हम कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री शेयर करते हैं। हम कॉमन वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि वो भी वर्टिब्रेटा है, हम भी वर्टिब्रेटा है, इसलिए हमारे ऑर्गन सिस्टम में सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। और इसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है मैम, उस पर तो निर्भर करता ही है कि कौन से एनिमल का क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। नंबर 2 हैबिटेट, अगर वो बेटा पानी में रहता है तो मोस्टली गिल्स का इस्तेमाल करता है, चाहे मछली देख लो, चाहे एक्वेटिक एम्फीबियंस देख लो, चाहे एक्वेटिक मोल्यूस्का देख लो। और अगर लैंड पे रहता है तो मोस्टली बेटा लंग्स का इस्तेमाल करता है। लंग्स का इस्तेमाल करके जो ब्रीदिंग करते हैं उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो गिल्स का इस्तेमाल करके बेटा रेस्पिरेशन करते हैं उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। बस मामला खत्म। तो मैम नंबर 2 जो बेसिस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पर मैम 2 प्रकार हो सकती है। एक इन पानी यानी कि इन वाटर अगर कोई प्राणी रहता है मेजरली, और मैम नंबर 2 ऑन लैंड। ऑन लैंड का मतलब है मैम टेरिस्ट्रियल, ऑन लैंड का मतलब है बेटा टेरिस्ट्रियल, और बेटा इन वाटर का मतलब है एक्वेटिक। तो मेरे प्यारे सपोलो जो पानी में रहते हैं इन वाटर मोस्टली गिल्स। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूं जो मैंने तुम्हें अभी दिए भी। मछली हो गई, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गए, एक्वेटिक मॉल्यूस्कास हो गए, एम्फीबियंस हो गए, एक्सेट्रा कर लो, है ना। और when gills used for respiration तो इसे बोला जाता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जिसे मैं लिखवाना भूल गई थी, इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन व्हेन द एनिमल इज यूजिंग गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब मैम ऑन लैंड यूजेस लंग्स, और ऐसे रेस्पिरेशन को बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। खत्म, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ना यार जो मैंने अभी आपको लिखवाए। ये सारे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव, मैमल। दैट्स इट। पहले इसे कर लो, फिर पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंट्रोडक्शन भी करेंगे बेटा, ठीक है ना। पूरा तो नहीं हो पाएगा। डन कर लो बेटा, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, फटाफट से कर लो इसे। कोई दुखदर समस्या तो नहीं है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज बेटा द टर्म दैट वी यूज जब कोई भी व्यक्ति गिल से रेस्पायर कर रहा है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो टर्म है जब हम यूज करते हैं जब कोई भी व्यक्ति लंग से रेस्पायर कर रहा है, लंग से ब्रीथ कर रहा है।
तो दो चीजों पर निर्भर किया किसी का भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, एक उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है और एक मैम उसकी हैबिटेट क्या है, वो रहता कहां है। ठीक है ना, पहले एनसीईआरटी की यहां तक की रीडिंग करेंगे और फिर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमें फ्लो चार्ट में करना है बेटा, कहां से चालू होता है, उसमें कितने जोन्स होते हैं, हर एक जोन का फंक्शन क्या होता है, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है ना, यस, डन। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं बेटा। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ऑफ कोर्स सबकी मैकेनिज्म्स अलग अलग होती हैं क्योंकि वो अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स रखते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लोअर इनवर्टिब्रेट्स, यार जो भी वर्टिब्रेट्स नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, जो वर्टिब्रेट नहीं है वो इनवर्टिब्रेट है, जो कॉर्डेट नहीं है वो नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, और ये सारी जो शब्दों की डिटेल है ना बेटा, ये तो मैं तुम्हें एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगी। तो ये सारे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सारे इनवर्टिब्रेट्स ही तो होंगे, लाइक स्पॉन्जेस, लाइक सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स एक्सेट्रा लिख दिया मैंने, तुम्हें सारे बताए हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 occurs by simple diffusion over their entire body surface. अर्थवर्म जो कि एनालिडा में आता है, यूज इट्स मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड इंसेक्ट्स जो कि आर्थ्रोपोड में आता है, you have a network of tube called as tracheal system to transport atmospheric air within the body. Now special vascularized structures called gills. What is vascularized? जहां अच्छे खासे ब्लड वेजल्स हो। मैं आपको ये बता दूं, चाहे आप एल्वियोलाई का इस्तेमाल करते हैं फॉर ब्रीदिंग, चाहे आप बेटा गिल्स का इस्तेमाल, आप नहीं, जो भी करता है गिल्स का वो वैस्कुलराइज्ड ही होंगे। रीजन क्या है, इनमें अच्छी खासी ब्लड वेसल्स क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैम जहां से एयर का एक्सचेंज कर रहे हो, अगर वहां चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज नहीं होगी तो ऑक्सीजन को कहां, हवा में डालेंगे बेटा, उसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन जो तुम बेटा भेजना चाहते हो वो ब्लड में भेजोगे। तो गिल से भी अगर बेटा डिफ्यूजन कर रहे हो तो उसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होगी अच्छी खासी, और बेटा अगर तुम लंग्स से सॉरी एल्वियोलाई से भेजना चाहते हो तो एल्वियोलाई के चारों ओर भी बेटा अच्छी खासी ब्लड कैपिलरीज होंगी। ठीक है ना, स्पेशल वैस्कुलराइज यानी अच्छी खासी जहां ब्लड कैपिलरीज दिख रही है, स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स। गिल्स का इस्तेमाल करोगे तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। दे आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स, एंड बेटा मोलस्का, इवन मछली। Whereas vascularized bags called lungs, lungs मतलब कि alveoli की बात कर रहे हैं, pulmonary respiration are used by terrestrial forms for the exchange of gases. ठीक है, among vertebrates, vertebrates कौन है बेटा, मछली, amphibian, reptilian, aves and mammals. Fish use gills, amphibian, reptiles, birds and mammals respire using lungs. आपको ऑलरेडी पता है फ्रॉग मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर रखता है। एम्फीबियन लाइक बेटा फ्रॉग, देखो लिखा भी हुआ है, कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑल्सो, और भी स्ट्रक्चर से हम फ्रॉग पढ़ चुके हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है ना, तो हमारा यहां तक होता है बेटा, बहुत ही प्यार प्यार से आराम आराम से हमारा, देखो कितने आराम से स्ट्रक्चर सारे कंप्लीट हो गए। किसी को यहां तक कोई दुख दर्द समस्या बेटा बता दो, यस बताओ, मस्त। तो क्या हम बेटा अब शुरुआत कर सकते हैं, एवरीबॉडी बेटा पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो भाई, हाँ। चलो शुरू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअल में तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी बात हम एक्चुअल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही तो करेंगे भाई। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी फ्लो चार्ट। पहले पाथवेज ही हम करेंगे, पहले तो फ्लो चार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं उसी को डिस्कस करेंगे, डायग्राम बनाते बनाते डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्लो चार्ट बनाना है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, कोई लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, साइड में देखो, इस साइड में छोटे छोटे कुछ डायग्राम बनेंगे और राइट साइड में हमें फ्लो चार्ट को लिखते हुए जाना है। हेडिंग डालोगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब
पहले तो बेटा शुरुआत की इसका पाथवे क्या है, हमारी एयर का जो मूवमेंट होता है, जैसे अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते थे ना पार्ट्स, फ्रॉग में कि कहाँ से शुरू हुआ या कॉकरोच में कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे पाथवे है, वैसे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बेटा पाथवे देखना है। एयर की मूवमेंट सबसे पहले कहाँ से होती है, ये जो दो ओपनिंग्स तुम्हें दिख रही है अबव द अपर लिप के ऊपर जो तुम्हें दो ओपनिंग्स दिख रही हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं या एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, जिनसे एयर एक्चुअल में अंदर जाती है। और जहां अंदर जाती है ये जो पाथवे है, नेजल पैसेज है, एक्चुअल में नेजल पैसेज नेजल चेंबर या नेजल कैविटी का ही पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी ने जैसे दिया हुआ है वैसे समझाऊंगी मैं तुम्हें। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है कि मैम शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहला जो पार्ट हमें लिखना है, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स को ही हम नेयर्स भी कह सकते हैं, नॉस्ट्रिल्स को हम नेयर्स भी कह सकते हैं। एक तो भाई इन लोगों ने टेम्परेचर ऐसा किया हुआ है ना कि मेरे को मौत आती है इतने टेम्परेचर में, बिल्कुल ठंडा कर देते हैं बस। भाई टेम्परेचर भी नॉर्मल कर दे, फैन स्पीड मत कर सिर्फ प्लीज, बहुत ठंडा हो गया है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स, these are beta one pair present above upper lip। ये तो बेटा तुम्हें सामने से नजर भी आ रहा है। एक छवि बनाते हैं बेटा साइड में, बनाओ, तुम्हें भी बनानी है छवि। वैसे मैंने इतनी बड़ी नाक बनाई है, मैं तुम्हें थोड़ी क्लियरली चीजें दिखा पाऊं इसीलिए बना रही हूं। ठीक है ना। तो मान लो ये है हमारे वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना। अब मैम फ्लो चार्ट में तो ऐसे लिखो, फ्लो चार्ट में तो ऐसे लिखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद एज पर एनसीईआरटी इट विल लीड टू द सेकेंड पार्ट called as the nasal chamber, जिसे हम nasal cavity भी कहते हैं। अब मैं यहां पे एक पॉइंट लिखना चाहूंगी, external nostrils leads to nasal chamber वाया नेजल पैसेज। एक्चुअल में पैसेज कैविटी का ही पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी ने ऐसे दिया हुआ है तो आपको मैं समझा दूं। ये जो हमारा बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, इसके बाद जो तुम्हें बीच में एक सेप्टा दिख रहा है, नाक के बीच में एक कार्टिलेज है ना, वो सेप्टा है, दैट्स अ कार्टिलेज, ठीक है ना। और ये साइड में बेटा जो तुम्हें बेटा सेप्टा के बाद ये जो तुम्हें कैविटी नजर आ रही है, द एंटीरियर पार्ट, इसे एक्चुअल में नेजल पैसेज कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उंगली डाल के भी नहीं बता सकती ऑब्वियसली। तो तुम्हें नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आने के लिए बेटा मैं तुम्हें चैट्स ऑन करने पड़ेंगे पूछने के लिए, समझ आ रहा है? ये बेटा जो ये वाला पाथवे की मैं बात कर रही हूं, जो पैसेज तुम्हारे वो क्या बोलते हैं कार्टिलेज से सेपरेटेड है, वो नेजल पैसेज है तुम्हारा। नेजल पैसेज एक्चुअली नेजल कैविटी का ही पार्ट होता है, बट एनसीईआरटी ने ऐसे कहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लीड्स टू द नेजल कैविटी। तो अंदर पूरी जो कैविटी बनी हुई है पीछे की तरफ, उसे नेजल कैविटी कहते हैं। बट नेजल कैविटी तक पहुंच कैसे रहे हो? इस नेजल पैसेज से होते हुए पहुंच रहे हो। हालांकि मैं कह रही हूं वही नेजल कैविटी भी होती है, ठीक है ना। यस, तो अगर मैं यहाँ पे नेजल कैविटी को बनाना चाहूं तो ये जो पूरा है, ये पूरा नेजल कैविटी हो जाएगा बेटा पीछे की तरफ। दिस इज द एंटायर नेजल कैविटी, ये हो जाएगा नेजल पैसेज। हालांकि ये पूरा नेजल कैविटी ही होता है, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स लीड्स टू बेटा नेजल कैविटी वाया नेजल पैसेज, वाया नेजल पैसेज। अब मैं आपको बता दूं, आ करो मुंह, तो ये तुम्हारी बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, जहां तुम खाना खा रहे हो, टंग है जहां पे। और अगर तुम आ करके ऊपर का सरफेस टच करोगे तो वो ऊपर की तरफ जो है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ड पैलेट, दैट इज द हार्ड पैलेट। वो जो हार्ड पैलेट होती है, जो तुम्हारे बकल कैविटी का रूफ है, छत है तुम्हारे बकल कैविटी की, वो तुम्हारे नेजल कैविटी को
वो तुम्हारे नेजल कैविटी को डायग्राम में देखो, तुम्हारे बकल कैविटी से बेटा क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है ना। यस, अंदर जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी को तुम्हारे नेजल कैविटी से बेटा सेपरेट करती है। दैट इज अ, ऐसे बना देते हैं, मान लो ये है, ठीक है ना। दिस इज योर हार्ड पैलेट मान लो, एंड मान लो बेटा, मान क्या लो, ये है तुम्हारी ओरल कैविटी, यहां से फूड जाएगा, यहां से एयर जाएगा, ठीक है ना। यस यस, चलो अब पहले तो तुम्हें बंद किया जाए यहां से, नहीं तो आधे बच्चे जीने नहीं देंगे, ठीक है। अब मैं पहले तुम्हें बताती हुई जाती हूं एक एक करके। दिस इज योर नेजल कैविटी या नेजल चेम्बर। दिस इज योर, मान लो बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इस वाले पार्ट को तुम मान लो नेजल पैसेज, ये होता है हार्ड पैलेट, separates nasal chamber, separates nasal chamber and buccal cavity, इसको सेपरेट कर रही होती है। ये है तुम्हारी बकल कैविटी। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? तुम्हारे बेटा नेजल पैसेज या नेजल चेम्बर में फाइन हेयर होते हैं, ठीक है ना। इवन बेटा म्यूकस होता है, इसका काम होता है बेटा, जो एयर तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो म्यूकस में बेटा फंसते हैं, और म्यूकस तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में भी मौजूद है। हम कहते भी हैं योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज लाइंड बाय म्यूकस। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, वो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, जो चिपचिपा म्यूकस सिक्रीट करते हैं। मैं इसके फंक्शन को लिखवाऊंगी लास्ट में, अभी मैं बताऊंगी ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, ठीक है ना। तो ये जो फाइन हेयर है, जो बेटा तुम्हारा चिपचिपा म्यूकस है, दैट एक्चुअली ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। तो इसका काम होता है तुम्हारे एयर को फिल्टर करना, फिल्टर करने के बाद ही वो अंदर जाए, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में एक दो पॉइंट आपको ऐसे लिखवा दे रही हूं, दैट इट हैज बेटा, ये पूरा तुम्हारा बेटा क्या है, नेजल कैविटी। दिस इज द पूरा नेजल कैविटी, डिवाइडेड होता है कुछ पार्ट में, ठीक है ना। हैज फाइन हेयर कॉमा म्यूकस। इसके फंक्शंस और इसके बारे में मैं लास्ट में भी लिखवाऊंगी, वेट करना भी, ठीक है ना। मैम अभी तक क्या बताया, वापस से बताओ, हमारे पास क्या क्या है बेटा, हमारे पास क्या क्या हमने पढ़ा। हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर जा रही है बेटा, तो मैं एयर को ऐसे दिखा सकती हूं ग्रीन कलर से, मान लो कि ये हमारी एयर है, ये एयर का मूवमेंट हो रहा है बेटा। कहां कहां गई बेटा एयर, हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एंटर की, नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी में गई। अब बेटा यहां पे भी पीछे ना दो ओपनिंग्स होते हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, वैसे बेटा अंदर की तरफ हमारे पास दो ओपनिंग्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो नेयर्स होते हैं। जैसे यहां दो नेयर्स है, वैसे नेजल कैविटी के बेटा पोस्टीरियर साइड पे, पीछे की साइड पे दो ओपनिंग्स हैं बेटा, जिन्हें कहा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स या इंटरनल नेयर्स। तो नेजल कैविटी के बाद ऐसे दो इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रल्स आते हैं, जिसके थ्रू एयर पास होती है, तो अगले पार्ट में जाती है जिसे फैरिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। पहले बना लेती हूं, फिर तुम्हें बताती हूं। देखो इतना बड़ा तो फैरिंग्स, ऐसे करके मैं तुम्हें बनाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बना के समझा रही हूं, ठीक है ना। ये क्या है मैम, ये दो हैं जिसे कहा जाता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एनसीईआरटी ने इंटरनल नॉस्ट्रल्स दिया नहीं हुआ है,
एनसीईआरटी ने नेजल कैविटी, नेजल चेंबर, उसके बाद डायरेक्टली दे दिया है फेरिंग्स, ठीक है ना, ये भी बता दूं मैं आपको, इंटरनल नॉस्ट्रल्स है ये। तो हम नेजल चेंबर के बाद फ्लो चार्ट में अगला पार्ट जो लिखेंगे दैट विल बी वन पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स को इंटरनल नेयर्स भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिख लो वन पेयर, दैट्स इट। तो यानी कि मैम एयर हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए नेजल पैसेज में गई, जो कार्टिलेज है उससे सेपरेटेड है, नेजल पैसेज से होते हुए जिस कैविटी में गई उसे हम कह रहे हैं नेजल कैविटी या नेजल चेंबर। हमारा जो बकल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है ये सेपरेटेड होता है इस बेटा हार्ड पैलेट की मदद से, दैट सेपरेट्स योर बकल कैविटी विद योर नेजल कैविटी। एंड देन बेटा ये नेजल कैविटी से एयर जाती है वाया दीज इंटरनल नॉस्ट्रल्स इनटू दिस पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज अ कॉमन पैसेज, जैसा कि एनसीईआरटी कहती है फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स के भी फर्दर पार्ट होते हैं बेटा, ओरोफेरिंग्स जहां से फूड पास हो रहा है, नेजोफेरिंग्स जहां से एयर पास हो रहा है, एंड देन देयर इज अ पैसेज कॉल्ड एज बेटा लैरिंजियोफेरिंग्स। फेरिंग्स को इसीलिए कहा जाता है इट्स अ कॉमन पैसेज। क्या एनसीईआरटी ने इन डिविजन्स को दिया हुआ है? नहीं, बट मैं आप लोगों को ये डिविजन्स बता दूंगी अतिरिक्त ज्ञान में कि फेरिंग्स कॉमन पैसेज है मैम, क्योंकि देखो ना यार ये पूरा फेरिंग्स है बेटा, ये पूरा फेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स। तो मैम फेरिंग्स में फूड भी आ रहा है, फेरिंग्स में एयर भी आ रहा है, दैट इज वाई इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ये पूरा पाथवे, ये पूरा बकल कैविटी को मैं थोड़ा सा ना नीचे यहां पे लिखती हूं, दिस इज द बकल कैविटी। अब मैं कह रही हूं ये जो कॉमन पाथवे है ना, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बना रखा है, ये पूरा फेरिंग्स है बेटा। फेरिंग्स के फर्दर डिविजन्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स हो गया, ये नेजोफेरिंग्स हो गया, और नीचे बेटा होता है लैरिंजियोफेरिंग्स जो अल्टीमेटली ट्रेकिया को लीड करता है, ठीक है ना। पहले बनाने दो फिर मैं आपको समझा पाऊंगी, पहले मुझे ये बना लेने दो, ठीक है ना। दिस इज अ फेरिंग्स, दिस इज द फेरिंग्स, यानी कि इंटरनल नॉस्ट्रल्स लीड्स टू मैम नंबर 4 पार्ट कॉल्ड एज फेरिंग्स। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है इट्स अ कॉमन पैसेज, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। मैं आपको ये बता दूं इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, अरे यार इस कलर से लिखना था, लिखने वाले पार्ट को, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके पार्ट्स होते हैं बेटा 3 पार्ट्स, ओरोफेरिंग्स, ऐसे करते हैं, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड एक होता है बेटा लैरिंजियोफेरिंग्स। क्या ये एनसीईआरटी में गिवन है? नहीं, ब्रैकेट में लिख दे रही हूं अतिरिक्त ज्ञान, पर ये जरूर दिया हुआ है और ये बचपन से हम पढ़ते भी आ रहे हैं बेटा कि ये कॉमन पाथवे होता है जहां से फूड भी पास होता है, एयर भी पास होता है। तो ये पूरा जो पाथवे है बेटा, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज योर फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड बेटा लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है ना। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअल में इस फेरिंग्स के, जहां से एयर भी पास हो रहा है, फूड भी पास हो रहा है, कॉमन पैसेज। अल्टीमेटली बेटा फेरिंग्स में ओपन होने वाले, एनसीईआरटी कहती है फेरिंग्स में 2 ट्यूब्स ओपन होती है। फेरिंग्स में 2 चीजों की ओपनिंग दिखती है, एक होती है ट्रेकिया, एक होती है बेटा तुम्हारी
फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। तो बेटा कौन से साइड पे कौन सी ट्रैक्ट ओपन हो रही होती है, अगर मैं इस साइड में बनाऊं तो बेटा वैसे तो तुम्हें रटना नहीं चाहिए, जैसे ये हमारी बॉडी की क्या है, वेंट्रल साइड है, ये हमारी बॉडी की डॉर्सल साइड है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे फील कर पाते हो, इन रिंग्स को फील कर पाते हो, दीज आर योर कार्टिलेजिनस रिंग्स, दीज आर योर कार्टिलेजिनस रिंग्स जो तुम्हारी बेटा विंड पाइप में मौजूद होती हैं। यानी कि तुम्हारी जो विंड पाइप है और जो तुम्हारी फूड पाइप है उसमें से वेंट्रल साइड पे जो पाइप होती है वो होती है तुम्हारी विंड पाइप, होती है तुम्हारी ट्रेकिया। तो ये हमारी वेंट्रल साइड है। अगर मैं देखूं कि हमारी अल्टीमेटली फैरिंग्स में, अब बेटा देखो मैं आगे इसका फ्लोचार्ट, मतलब इसका फ्लोचार्ट मैं आगे बनाऊंगी क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। फैरिंग्स के बाद ट्रेकिया नहीं आता है, अभी मैं बताऊंगी क्या आता है। देखो अगर मुझे यहाँ डायग्राम में दिखाना हो कि मैम ऐसे दो ट्यूब्स बनती है, मान लो बेटा ऐसे दो ट्यूब्स यहां से बनती है, तो ये वाली जो ट्यूब है जो मुंह के साइड है, फेस के साइड है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं ट्रेकिया। योर विंड पाइप इज प्रेजेंट वेंट्रली, और ट्रेकिया, अगर ये ट्रेकिया है तो ट्रेकिया के पीछे होती है बेटा ईसोफेगस, योर फूड पाइप। तो याद रखिए ट्रेकिया इज वेंट्रल, ईसोफेगस इज डॉर्सल। ये इंफॉर्मेशन हमें आगे भी काम आएगी एक कंसेप्ट को समझने के लिए। बट फैरिंग्स डज नॉट लीड टू ट्रेकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ईसोफेगस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बट फैरिंग्स के बाद पहले लैरिंग्स आता है बेटा जो ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है। ये मैं क्या कह रही हूं, ईसोफैरिंग्स लिख रही थी मैं, ईसोफेगस, ईसोफेगस ये फूड पाइप है, ये डॉर्सल होता है, और ये है बेटा हमारी ट्रेकिया जो कि वेंट्रल होती है। ये मैं अभी आगे कंटिन्यू करके बताऊंगी, दैट इज योर वेंट्रल। आप मुझे यहां तक पहले बताओ किसी को कोई दुखदर्द समस्या। फैरिंग्स के बाद क्या आता है, लैरिंग्स आता है। एक्चुअल में लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आती है, ठीक है ना। पहले मुझे ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ट्रेकिया कौन से साइड पे है, ईसोफेगस कौन से साइड पे है, ठीक है, ठीक है। अब मैम एयर ऐसा क्यों होता है कि फैरिंग्स से मूव करता हुआ एयर हमेशा यहीं जाता है ट्रेकिया के अंदर, और मैम फूड जो हम यहां से खाते हैं वो हमेशा ईसोफेगस में जाता है, वो यहां क्यों नहीं अंदर मूव कर जाता ट्रेकिया के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। यस, समझ रहे हो मेरी बात, इट इज क्लियर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीड्स टू दिस नेजल पैसेज लीड्स टू द नेजल कैविटी, नेजल चेंबर। पीछे की तरफ भी दो ओपनिंग होती है जिसे हम इंटरनल नेयर्स कहते हैं। इंटरनल नेयर्स के थ्रू एयर जाता है कॉमन पैसेज में, जिसे मैं फैरिंग्स बोल रही हूं। ओरोफैरिंग्स होता है, नेजोफैरिंग्स होता है, लैरिंजियोफैरिंग्स होता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। फैरिंग्स को बोला हुआ कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। अब फैरिंग्स से ही तुम्हें ऐसे दो ट्यूब्स नजर आ रही है, एक वेंट्रल साइड पे नजर आ रही है जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, एक ट्रेकिया के पीछे नजर आ रही है, डॉर्सल साइड पे नजर आ रही है जिसे हम बोलते हैं बेटा फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। बट फैरिंग्स के बाद डायरेक्टली ट्रेकिया नहीं आया, उसके लिए समझने के लिए बेटा देखते रहिए अगला एपिसोड, ठीक है ना। यस, मेरे को अगर बेटा इसका कोई एनिमेशन मिलेगा ना, वैसे मुझे ना मैंने एनिमेशन ढूंढे, इसका कोई एनिमेशन जहां मैं तुम्हें एक्चुअल में इसकी मूवमेंट दिखा पाऊं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी अगली क्लास में, ठीक है ना। आई विल ट्राई टू। हाँ, एपिग्लॉटिस होता है, हाँ 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 हाँ, बताऊंगी तुम्हें, ठीक है ना। हाँ हाँ मैं दिखाऊंगी बेटा, 3D दिखाऊंगी। आगे बढ़ जाए। यस, कहां प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, कहां प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे बढ़े। फैरिंग्स के बाद फ्लो चार्ट में अगर हम लिखेंगे तो अगला पार्ट आता है लैरिंग्स, दैट विल बी द नंबर 5 पार्ट, जो मेरा अक्सर बेटा खराब रहता है। लैरिंग्स जैसे कि हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। हाँ, किधर को है, फैरिंग्स में। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड्स, ये ठीक है। अरे ये वाली स्पेलिंग तो तुम खुद ही ठीक कर लिया करो यार अंग्रेजों, ठीक है। थक गए तो बेटा सो जाओ, थकने के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए भाई, बहुत सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। जब थक जाओ तो मस्त बेटा सो जाओ भाई, ठीक है ना। देखो लैरिंग्स को बोला जाता है बेटा, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूं भाई, कौन पढ़ता है बेटा, पढ़ने से तो तुम थक ही जाओगे। अभी तुम्हें बोला जाए कि बेटा 2 घंटे फोन चला
फिर तुमसे पूछा जाएगा 2 घंटे और चलाने हैं, हाँ हाँ मैम, ठीक है। लैरिंग्स को बोला जाता है साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स बोला जाता है या फिर वॉइस बॉक्स बोला जाता है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगी जो हो सकता है एनसीईआरटी में डिटेल में ना दी हुई हो, बट आपको करनी है। लैरिंग्स ट्रेकिया के ऊपर मौजूद होता है, मान लो ये ट्रेकिया है, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स आया, ये आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर ऐसे मौजूद होती है बेटा क्या, आपकी लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। अगले क्लास में मैं एनिमेशन भी तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है ना। ये लैरिंग्स जो होती है ना बेटा, जो साउंड बॉक्स होती है, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जैसे गिटार के तार, गिटार को बेटा बजाते हो तो साउंड प्रोडक्शन होता है ना, वैसे ही लैरिंग्स में बेटा वोकल कॉर्ड्स होती है जिसको बजाया जाता है। बजाया कैसे जाता है बेटा, अंदर जाके बजाते हैं मैम नहीं, एयर की मूवमेंट से वो बजते हैं। तो बेटा वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोडक्शन होती है। लड़कों में अलग होते हैं ये वोकल कॉर्ड्स, लेंथ में बेटा डिफरेंस होता है, थिकनेस लड़कों के ज्यादा थिक होते हैं टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में। उतनी कहानी नहीं बता रही हूं, इसीलिए लड़कों की पिच जो होती है अलग होती है, लो पिच वॉइस, हमारी हाई पिच वॉइस होती है, क्योंकि हमारी वोकल कॉर्ड्स अलग अलग होती हैं हमारी हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। सो लैरिंग्स या साउंड बॉक्स हैज दोज वोकल कॉर्ड्स जिसका इस्तेमाल करके साउंड प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं लैरिंग्स इज अ साउंड बॉक्स। लैरिंग्स खुद बेटा 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, 9 कार्टिलेजेस, और इसमें से एक कार्टिलेज होती है जो बेहद जरूरी होती है, क्योंकि अभी जो मैंने तुमसे पूछा जिसका बेटा तुम फर्राटेदार तरीके से आंसर दे रहे थे, एपिग्लॉटिस 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 प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड, तो उसको समझेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों, इट हैज वोकल कॉर्ड्स, इट हैज वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। और फिर बेटा मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इट हैज मत लिखो, मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजेस। कुछ पेयर्ड कार्टिलेजेस होती है, बहुत पहले की टाइम अगर मैं बताऊं, ये सारे कार्टिलेजेस का नाम हम बताते थे, कौन से पेयर्ड कौन से अनपेयर्ड स्ट्रक्चर बना के। मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी है बेटा वो है one of its cartilage is epiglottis। अब बेटा इसके नाम से हमें समझ में आना चाहिए, एपी का मतलब above ग्लोटिस। अब मैं तुम्हें दिखाती हूं छवि, डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बेटा, ये डायग्राम बेहद जरूरी है। नहीं यार नहीं, सीधी बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे आगे से डिवाइड भी तो करना है। दिस इज योर ट्रेकिया, ये मैंने ट्रेकिया बनाई है बेटा, दिस इज योर ट्रेकिया। ट्रेकिया को थोड़ा सा डार्क कर लिया जाए। ट्रेकिया के ऊपर वाले पार्ट में, अब मैं साइड डायग्राम नहीं बना रही हूं, अब मैं सामने से डायग्राम बना रही हूं, ऐसे समझो। अब मैं सामने से डायग्राम बना रही हूं, ठीक है ना। और यहां पे मैं ऐसे दिखा देती हूं कि मान लो बेटा ये जो है ना, ये है तुम्हारी क्या है, ये है लैरिंग्स, और ये मान लो बेटा ट्रेकिया की ओपनिंग है, और ऊपर फैरिंग्स था। ये जो तुम्हारी विंड पाइप होती है ना बेटा, जो तुम्हारी ट्रेकिया होती है, इसकी ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। इसकी ओपनिंग को क्या बोला जाता है, इसकी ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ योर ट्रेकिया। ऑफ कोर्स पाइप है तो पाइप की ओपनिंग तो होनी चाहिए ना। ग्लोटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, इट इज ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया मैम। अब इस ट्रेकिया के अंदर मैम क्या जाना चाहिए, इस ट्रेकिया के अंदर जाना चाहिए मैम एयर, इसके अंदर फूड तो नहीं जाना चाहिए। अब बेटा फूड को रोकने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, ऐसे समझिए कि ये हमारी बॉटल है ही है हमारी बॉटल। पहले तो ये समझिए कि ये हमारी ट्रेकिया है,
नीचे से भी ओपन है, पर ये समझिए कि हमारी ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया की जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। हमारी जो फूड पाइप होती है उसकी ओपनिंग को गलेट बोला जाता है, और हमारी जो विंड पाइप होती है उसकी ओपनिंग को बोला जाता है ग्लॉटिस। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्लॉटिस के ऊपर होगा वो एपीग्लॉटिस होगा। अब मैं कह रही हूं इस ट्रेकिया के ऊपर बेटा मेरे हाथ को ऐसे समझो कि मेरे हाथों को समझो कि मेरा हाथ जो है बेटा वो क्या है, वो है लैरिंग्स, वो है वॉइस बॉक्स, जो बेटा किससे मिलके बना होता है, 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है। 9 कार्टिलेज होते हैं बेटा इस किसके ऊपर बेटा, इस लैरिंग्स के ऊपर। इस लैरिंग्स का एक कार्टिलेज बेटा ऐसे प्रेजेंट है, एनसीईआरटी ने भी बनाया हुआ है, ऐसे समझो इसका एक कार्टिलेज है जो मेरे हाथ को देखो, इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस जब आप खाना स्वेलो करते हो तो ये ऐसे करके इस ग्लॉटिस को कवर कर देता है। मैंने ऐसे तो डायग्राम बनाया कि ये तुम्हारी विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग को तुमने बोला ग्लॉटिस, और यहां पे हमने बेटा इसके ऊपर बना रखा है, ये क्या, ये हमने बना रखा है मैम हमारा लैरिंग्स जो 9 कार्टिलेज से मिलके बना है। इसका वन ऑफ द कार्टिलेज इज लाइक दिस, जिसे हम एपीग्लॉटिस बोलते हैं। दैट एपीग्लॉटिस विल cover the glottis during the swallowing of food. When you swallow the food, तो food इसके अंदर ना जाए, covered. Got it? अब इस बॉटल से भी तुम समझ सकते हो कि मान लो ये जो बॉटल है बेटा, इसकी ओपनिंग को मैंने बोला ये है तुम्हारी क्या, हालांकि ये ढक्कन वैसा नहीं है, ये है तुम्हारी बेटा ट्रेकिया। ट्रेकिया की ओपनिंग को तुमने बोला ग्लॉटिस। अब ये है तुम्हारा बेटा लैरिंग्स, मान लो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स ऐसे प्रेजेंट है, 9 कार्टिलेज से मिलके बना होता है। अगर मैं इस कैप को काट दूं बेटा, एक साइड से इसको अटैच रखूं, एक साइड से इसको जोड़ा हुआ रखूं, और बाकी मैं इसको काट दूं अगर ऊपर से इसके ढक्कन के इस वाले पार्ट को, है ना, एक साइड से, तो ये ढक्कन भी ऐसे ओपन क्लोज हो सकता है। ऐसे बॉटल्स भी तो आते हैं टकटक वाले, है ना, तो उस ढक्कन के इस पार्ट को, कैप को तुम मानो एपीग्लॉटिस। वो एपीग्लॉटिस ऐसे बेटा बंद कर सकता है ग्लॉटिस को। अब तो बेटा इतने सारे बॉटल शॉटल ग्लास सबसे समझा दिया यार, ठीक है ना। तो ऐसे मान लो कि एक ढक्कन जैसा है, एनसीईआरटी ने ना ऐसे बनाया हुआ है, एनसीईआरटी ने ऐसे बनाया हुआ है। आप दिखाने को तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि ऐसा सा होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने ऐसा बनाया हुआ है, अगर तुम एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखो, देखो ये एपीग्लॉटिस दिखाया हुआ है, ये लैरिंग्स दिखाया हुआ है, एपीग्लॉटिस दिखाया हुआ है। तो ये जो है एक ढक्कन की तरह काम करेगा, ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाएगा ड्यूरिंग द स्वैलोइंग ऑफ फूड। ग्लॉटिस के ऊपर मौजूद है तो एपीग्लॉटिस बोलेंगे। बताओ समझ आई कि नहीं आई, बता दो यार। इसको लिख देते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस कार्टिलेज है बेटा, इट्स अ कार्टिलेज, ठीक है ना। यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। One of its cartilage is epiglottis, covers the glottis, during swallowing of food, to prevent its entry into trachea। ठीक, यस यस, मजा आई, वेरी गुड। स्पैमर इज कमिंग मैम, लेट देम कम बेटा एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू मैन, आई डोंट केयर, ओके। अब बेटा लैरिंग्स के बाद एक और पार्ट थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ट्रेकिया। नंबर 6 पार्ट जो आता है ट्रेकिया, अगला पार्ट जो आता है दैट इज ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो मैं इस विंड पाइप को थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ बेटा। इस विंड पाइप के होते सामने ऊपर होते हैं ऐसे रिंग्स, ये होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये कौन से साइड से बेटा इनकम्प्लीट होते हैं, ये कौन से साइड से बेटा इनकम्प्लीट होते हैं, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। दे आर इनकम्प्लीट डॉर्सली या वेंट्रली, दे आर इनकम्प्लीट। बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी अनन्या, अभी तो कुछ पढ़ाई नहीं हुई अनन्या। हाँ बेटा, ये जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के ऊपर सपोर्ट के लिए क्या होती है बेटा, ये रिंग्स होती हैं, ठीक है ना। इवन इफ एयर इज नॉट मौजूद इन द ट्रेकिया, मान लो, देन ऑल्सो इट विल नॉट कोलैप्स, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए बेटा हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग्स है।
एंड दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट डॉर्सली, पीछे की साइड से ये कंप्लीट नहीं हो पाती है, नहीं हो पाएंगे ना बेटा, क्योंकि वेंट्रल साइड पे ट्रेकिया है और मैम ने अभी भी तुम्हें पढ़ाया कि डॉर्सल साइड पे ईसोफेगस है, तुम्हारा फूड पाइप है। तो ऑब्वियस ही बात है मैम, वेंट्रली ट्रेकिया, डॉर्सली ईसोफेगस, तो बेटा ऑब्वियस ही बात है मैम ये रिंग्स हमारी यहां से तो कंप्लीट होंगी वेंट्रल साइड से, लेकिन डॉर्सल साइड पे कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि पीछे से बेटा ईसोफेगस मौजूद है, बस ये रीजन है इसका। और सपोर्ट दे रही है बेटा ताकि वो कोलैप्स ना हो, ठीक है ना। तो आज हम ट्रेकिया तक ही करेंगे। वैसे ट्रेकिया को मैम विंड पाइप बोला है, इसके बारे में हम लिखते हैं कि इसे विंड पाइप बोला। मैम ट्रेकिया के बारे में आपने बोला हैज incomplete C-shaped cartilaginous rings और ब्रैकेट में लिखेंगे डॉर्सली इनकम्प्लीट, और डॉर्सली इनकम्प्लीट क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस, है ना। यस और इसके अलावा हमने क्या बोला बेटा? प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे और इसी फ्लो चार्ट को बेटा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। कि ट्रेकिया से आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स। आई होप आपने ऐसे ही सुंदर सुंदर बेटा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में समझा होगा, डायग्राम्स बनाए होंगे, नोट्स बनाया होगा और बेटा आपको बहुत ही मजा आया होगा, ठीक है ना। अनलर्न भी हुआ होगा। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग छोड़ के जाती हूँ, कल करेंगे इसको आगे कंटिन्यू और आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, खूब सुंदर, खूब भालो पढ़ाशोना करो सबाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाली में बोला है मैंने, बाय द वे, अगर किसी को लग रहा हो ये कौन सी भाषा मैम बीच बीच में बोलने लगती हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया मैम। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी बेटा कल के लेक्चर में। कल हमारा लास्ट मतलब बेटा इस हफ्ते का लास्ट जूलॉजी का लेक्चर होगा। अब मैम देखो गाना तो सुनाना पड़ेगा यार, गाना तो हम सुनेंगे ही मैम, इतनी पढ़ाई की है आज हमने, इतनी पढ़ाई की है ना। आज मैं आपको एक अलग गाना सुनाती हूँ जो मुझे उतने अच्छे से नहीं आता, बट लाइक आई सेड बेटा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो मैं ट्राई करती हूँ एक गाना, ठीक है ना। अगर अच्छा नहीं गा पाई तो कल की क्लास में फिर से यही सुनाऊंगी। कुछ कम रोशन है रोशनी, कुछ कम गीली है बारिशें, कुछ कम लहराती है हवा, कुछ कम है दिल में ख्वाहिशें, थम सा गया है ये वक्त ऐसे, मेरे लिए ही तेरे लिए ही ठहरा हो जैसे। ठीक है ना। तो पहली बार सुना है क्या? सच में बहुत अच्छा गाना है, तुम सुन सकते हो जब तुम्हें माइंड रिलैक्स करने का मन करे तो यू कैन लिसन टू दिस सॉन्ग। इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसके आगे के पैराग्राफ्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। हम मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।